तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जियान इंस्टीट्यूट पर, जहां हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान की राज्य व्यवस्था अर्थात पॉलिटी। ठीक, तो हम इस पॉलिटी को कंप्लीट कवर करेंगे क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है पॉलिटी। और पॉलिटी के हर एग्जाम में 3 से 4, 5 से 6 क्वेश्चन बनते। तो आज हम शुरू करेंगे पॉलिटी। और ये पॉलिटी की जो सारी क्लासेज है वो आपको हमारी यूट्यूब जो चैनल है जियान इंस्टीट्यूट उसके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। हम शुरुआत करेंगे राजस्थान के एकीकरण से। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं उस ऐतिहासिक सफर की जिसने राजस्थान को टुकड़ों में जोड़कर एक मजबूत राज्य में बदला। आप सोचिए कैसा वक्त है जब राजस्थान में कोई एक राज्य नहीं था। हर दिशा के अंदर अलग राजा, अलग नियम और अपनी अलग अलग सेनाएं। कोई मारवाड़ में तो कोई मेवाड़ में, कोई बीकानेर का राव तो कोई जयपुर का महाराजा। लेकिन फिर एक सपना जन्म लेता है। कौन सा? एक राजस्थान का सपना। एक ऐसी धरती जो बिखरी नहीं, जुड़ी हुई हो। एक ऐसा नाम जिसके पीछे पूरा भारत गर्व से कहे यह है वीरों की धरती, वीरों की भूमि, अपना राजस्थान। तो हम शुरुआत करते हैं राजस्थान के एकीकरण से। उससे पहले हम एकीकरण से पहले आज़ादी उस समय की कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे आज़ादी के समय जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था उसका नाम था एटली। क्या नाम था? जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, एक सेकंड, हम शुरुआत करते हैं एटली से। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? एटली। एटली किस पार्टी से था? तो वो था मजदूर दल। कौन से? मजदूर दल अर्थात लेबर पार्टी। ठीक है, तो ये था लेबर पार्टी से। ये लेबर पार्टी से प्रधानमंत्री था इंग्लैंड का। लेकिन वाइसराय कौन था? वाइसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। आपको बस छोटी चीजें याद रखनी ताकि आपके एक बार दिमाग में आ जाए, क्योंकि हम कहाँ से शुरू करने आपको ये ध्यान में रहे, वरना ऐसा नहीं कि आपको पता ही नहीं चला हमने कहाँ से शुरू किया। हम शुरू कर रहे हैं आज़ादी के समय। जो प्रधानमंत्री थे एटली, वहाँ से। वाइसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था अंतिम। इंग्लैंड की संसद ने यह घोषणा की दी थी 1948 को कि भारत को हम 1948 के अंदर आज़ाद कर देंगे। ये पहले घोषणा की थी। किसने? इंग्लैंड की संसद ने घोषणा की थी कि हम भारत को है ना 1948 में आज़ाद कर देंगे। पर आप याद रखें, भारत 1947 में आज़ाद हो चुका था। समझ में आई? भारत तो आज़ाद हो चुका था, बट ये उन्होंने पहले घोषणा की थी 1937 या उससे पहले या उसके बाद में ये घोषणा की कि हम 1948 से पहले भारत को आज़ाद कर देंगे। ठीक है, कर देंगे। लेकिन उस वक्त भारत में जो थी, भारत में रियासतें कितनी थी? तो 565 रियासतें थी उस वक्त। कितनी रियासत थी? ये थी आपकी रियासत, 565 रियासतें थी। लेकिन 3 जो रियासतों में ना बड़ी समस्या थी। ये तीनों रियासतें जुड़ने का नाम नहीं ले रही थी। वो उनको कुछ ना कुछ तरीके करके या कुछ ना कुछ जो है कानूनी कार्रवाई करके अपने देश के अंदर मिलाया गया था। एक तो आपकी थी जूनागढ़। यहाँ पे जूनागढ़ के अंदर है ना जनमत संघ करवाया गया है। कौन? कहाँ पे? जूनागढ़। एक तो थी जूनागढ़, एक था आपका हैदराबाद और एक था आपका कश्मीर। तो एक तो था हैदराबाद और एक था आपका कश्मीर। ये तीनों रियासतें कुछ ऐसी थी जो मिलने का नाम नहीं ले रही थी। जूनागढ़ को यहाँ पे जनमत करवाया गया, ठीक है। और हैदराबाद के अंदर ऑपरेशन पोलो चलाया गया। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन पोलो। ये आपको बात याद रहे, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ भी जाए कि हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत भारत में मिलाया गया, तो वो ऑपरेशन था पोलो। कौन सा ऑपरेशन था? पोलो। ऑपरेशन पोलो करके इसे चलाया गया। और यहाँ पे क्या करवाया गया? जनमत। ठीक है, छोटी चीजें आपको याद रहे ताकि हम आगे पढ़ने में आसानी हो। और जो कश्मीर है, यहाँ के शासक थे हरि सिंह। कश्मीर के शासक कौन थे? कश्मीर के शासक थे हरि सिंह। हरि सिंह ने हस्ताक्षर कर दिए थे। याद रखना, हरि सिंह ने क्या कर दिए थे? विलय पत्र पर हस्ताक्षर। पत्र पर क्या कर दिए? इन्होंने विलय पत्र पर साइन कर दिए। ठीक है, तो ये तीनों रियासतें मिल गई। राजस्थान में अब कितनी थी? क्योंकि हम राजस्थान पढ़ रहे हैं, तो ये तो था भारत का दृश्य। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली। लेकिन
आप वापस याद रखिए पूरी की पूरी चीज़ें, कुछ भी भूली नहीं। 1948 के अंदर घोषणा करने की बात की गई, क्यों घोषणा करी थी कि भारत को 1948 में आज़ाद कर देंगे, लेकिन भारत के अंदर 565 रियासतें थी जो करीब करीब मिलने को तैयार थी, लेकिन 3 जो थी ये मिलने को तैयार नहीं थी, हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़। इनको किसी न किसी कार्यवाही के थ्रू भारत में मिलाया गया। अब हम बात करते हैं अपने राजस्थान की। राजस्थान के अंदर 19 रियासतें थी। राजस्थान में कितनी थी? 19 रियासतें। यह थी अपने राजस्थान में रियासत। राजस्थान के अंदर कितनी रियासतें थी? 19, जिनके अंदर 3 ठिकाने थे। आप सभी को बताइए, 19 रियासतें और 3 क्या थे? ठिकाने। ठीक है, आप सभी को पता है तीनों ठिकाने कौन कौन से? एक तो था आपका कुशलगढ़, एक था लावा और एक था निमराना। ठीक, अब सबसे पहले बात करते हैं कुशलगढ़ की। ठीक, एक एक ठिकाने पे हम बात कर लेते हैं, मैं आपको एक एक समझा देता हूँ। एक ठिकाना था आपका कौन सा? कुशलगढ़ का। कुशलगढ़, ये भी याद रखिए कुशलगढ़ कहाँ है? तो कुशलगढ़ है आपके बांसवाड़ा के अंदर। क्या हुआ, किसी को कोई दिक्कत? क्या हुआ? तो सभी सही है, 3 ठिकाने थे। ठीक है, कुशलगढ़ कहाँ है आपका? बांसवाड़ा के अंदर। सभी को बताइए कुशलगढ़ कहाँ है? ये था आपका बांसवाड़ा के अंदर। याद रखिए कुशलगढ़ बांसवाड़ा के अंदर यहाँ का शासक था हरेंद्र सिंह। शासक का नाम क्या था? हरेंद्र सिंह। कुशलगढ़ बांसवाड़ा और शासक थे हरेंद्र सिंह। और ये सबसे बड़ा ठिकाना था, याद रहे ये सबसे बड़ा ठिकाना था। और इसे मिलाया कब गया था राजस्थान के अंदर? दूसरे चरण में। वो मैं अभी आगे और आपको बता दूंगा, लेकिन ये भी याद है कि दूसरे चरण में। कौन से चरण में? दूसरे चरण में। इसको दूसरे चरण में मिला लिए गए और ये सबसे बड़ा ठिकाना था, ये भी याद रखें, सबसे बड़ा ठिकाना। 19 रियासतें थी राजस्थान के अंदर, 3 ठिकाने थे, लावा, कुशलगढ़ और निमराना। लेकिन सबसे बड़ा जो ठिकाना था वो था आपका कुशलगढ़ का, जो कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर। और यहाँ के शासक थे हरेंद्र सिंह। कौन थे? हरेंद्र सिंह। और इसे दूसरे चरण के तहत अपने राजस्थान के अंदर मिला लिया गया। अब हम बात करते हैं निमराना की। किसकी? निमराना की। बस छोटी छोटी चीज़ें हैं, याद रहे तो बढ़िया है, क्योंकि याद रहनी भी चाहिए। आजकल एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं हमारे राजस्थान के। अब हम बात करते हैं निमराना की। निमराना जो आप अभी, वैसे तो डिस्ट्रिक्ट अनुसार कोटपुतली बेरहोड़, लेकिन आप ऐसे ही याद रखें, हम इसको ऐसे रखेंगे अलवर की तरफ ही। और यहाँ के शासक थे आपके राजेंद्र सिंह। क्या नाम था? राजेंद्र सिंह। आप बस इसके बारे में इतना याद रखें कि ये इनके शासक जो थे राजेंद्र सिंह थे निमराना के, और इसे प्रथम चरण में मिला लिया गया था। अब लावा को याद रखना जरूरी है, तो आप इसे तीसरे ठिकाने को याद रखें, लावा। क्या नाम है? लावा। ठीक है, लावा जो कि मुस्लिम रियासत में, क्या नाम इसका? टोंक। लेकिन वहां के शासक प्रदीप सिंह थे। ये कहाँ पे? आपके टोंक के अंदर है। और शासक थे आपके प्रदीप सिंह। और ये सबसे छोटा ठिकाना था, वो सबसे बड़ा था कुशलगढ़ वाला, लेकिन लावा सबसे छोटा ठिकाना था। इतनी चीजें आपको याद रहेगी। और ये कब मिलाया गया? ये जयपुर में मिलाया गया था, लावा। याद रखिए आप, कब मिलाया गया था? किस में मिलाया गया था? जयपुर के अंदर। कब मिलाया गया था? 1948, 1948 में। 1948 में मिलाया गया था इसे। किसमें? जयपुर के अंदर। ठीक है, अब ये तो थे आपकी 19 रियासतें होगी, 3 ठिकाने। रियासतों के बारे में पूरी चर्चा करनी पड़ेगी। ये मैंने बताया आपको राजस्थान के 3 ठिकाने। अब हम बात करेंगे, एक था अपना शीर्ष श्रेणी का राज्य, जिसे आप बोल सकते हैं ब्रिटिश क्षेत्र का राज्य। ठीक है, सही है सभी? हाँ, तो एक शीर्ष श्रेणी का राज्य था जिसका क्या नाम था? अजमेर मेरवाड़ा। सभी को पता है? आप सभी को 19 रियासतें हो चुकी है आपकी।
1983 हम पूरे चरणों में बात करेंगे इनकी तो, लेकिन अब बात करते थे हम। एक था सी श्रेणी का राज्य, कौन सा? सी श्रेणी राज्य, नाम क्या था? अजमेर मेरवाड़ा। आप इसे बोल सकते हैं ये ब्रिटिश क्षेत्र का राज्य था या ब्रिटिश श्रेणी का शासन है, ठीक है। तो अजमेर मेरवाड़ा को है ना अलग से इसकी विधानसभा थी, याद रखना, अलग से इसकी विधानसभा, और जिससे क्या बोला जाता था? धारासभा। यहाँ की जो विधानसभा थी उसे बोला क्या जाता था? धारासभा बोला जाता था। याद रखिए, आप भूले नहीं, धारासभा कहा जाता था यहाँ की विधानसभा को, विधानसभा, जिसको क्या कहा जाता था? ठीक है, विधानसभा को बोला जाता था यहाँ पे धारासभा, समझ में आई। और जिसके अध्यक्ष कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। क्या नाम था इनके? अध्यक्ष थे हरिभाऊ उपाध्याय, ठीक है, ये इसके अध्यक्ष थे, समझ में आ गई। अब बात करते हैं अपने राजस्थान के बारे में, जिसका जो एकीकरण है वो हुआ था 7 चरणों में। कब हुआ था? अब पूरे हम राजस्थान के एकीकरण में बात करेंगे कि 7 चरणों के अंदर कैसे हुआ, किस तारीख को हुआ, कौन प्रधानमंत्री थे, कौन राज प्रमुख थे और कौन अपने महाराज प्रमुख थे। समझ में आ गई होगी आपकी बात। चलिए तो शुरू करते हैं राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में। बस छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। राजस्थान का जो एकीकरण है 7 चरणों में पूरा हुआ, ये पता आप सभी को। अब इस एकीकरण को कितने मतलब टाइम लगा, कितना समय लगा, तो आपको याद रखना है एकीकरण में टाइम लगा था 8 वर्ष। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के एकीकरण की, ठीक है। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। कितना टाइम लगा? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, ये टोटल हमें टाइम लगा था। याद रखें कि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के अनुसार, कौन सी धारा? स्वतंत्रता अधिनियम 1947। आप सभी को पता था, क्योंकि ऐसे ही याद रह जाएगा। एक तो आगे स्वतंत्रता अधिनियम, धारा कौन सी? एक तो स्वतंत्रता अधिनियम 1947। वैसे ये याद रखना 1947 में से याद रख के सकते। कौन सी धारा थी? तो याद रखें धारा थी 8। धारा कौन सी थी? 8। स्वतंत्रता अधिनियम धारा 8 के अनुसार जो सभी मतलब भारतीय देशी रियासतों से ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो गई। मतलब जितनी भी जो सारी सत्ताएं थी, क्योंकि यहाँ पे ये जो 19 रियासतें थी उनमें अंग्रेजों का अधिकार था 19 रियासतों के अंदर। लेकिन जब स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये धारा लागू हुई 8 की, तब ये जो 19 रियासतें जो अंग्रेजों के अधीन थी, किनके अधीन? जो अंग्रेजों के अधीन थी, उनको सभी को समाप्त कर दिया गया। समझ आ गई? इन सबको आज़ाद घोषित कर दिया गया, तभी तो आज़ाद हुए ना, ठीक है। तो अब पहले मैं थोड़ी सी आपको चर्चा करते हैं, एक रियासती जो विभाग बना वो कब बना उसके बारे में थोड़ी सी बता देता हूँ, ताकि आपके माइंड में रहे और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि कभी कभार सवाल बनते भी हैं, ठीक। तो हम बात करते हैं रियासती विभाग की। हम बात कर रहे हैं रियासती विभाग की। याद रखें कि रियासती विभाग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 5 जुलाई 1947 को। उसी वक्त हुई थी, क्योंकि उसी वक्त धारा 8 लागू हुई थी, तो स्थापना हुई थी रियासती विभाग की। छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कभी भी आ सकता है। तो याद रखें 5 जुलाई 1947। कब? 5 जुलाई 1947। समय वही रहेगा, बस डेट याद रखनी, ठीक है। 5 जुलाई 1947। इसके अध्यक्ष आप सभी जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। अध्यक्ष कौन थे?
सरदार पटेल। ठीक है, अगर आप भी जाए रियासती विभाग कब बने तो 5 जुलाई 1947। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और इसके सचिव, तो सचिव जिन्होंने एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान किया वही कौन, वीपी मेनन सिंह या वीपी मेनन, आप याद रखते, सचिव बने थे वो कौन थे, सचिव कौन थे, मेनन। ठीक है, कुछ चीजें आपको याद रखनी जरूरी है, सरदार पटेल और वीपी मेनन। याद रखें कि रियासती विभाग के अनुसार, इसके अनुसार वही रियासत स्वतंत्र रहेगी। कौन सी रियासत है, वही रियासत है, क्योंकि एक छोटी रियासत तो हम अलग रख नहीं सकते, वही रियासतें अलग रह सकती है जिनकी आय बढ़िया हो, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा हो, वरना ऐसे नहीं है कि 300 घर है उनको अलग कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है, समझे आप, इतना तो आप सभी को पता है। अगर जिसकी सालाना 1 करोड़ आय नहीं है तो वो फिर रियासत अलग कैसे हो सकती है। तो उसी हिसाब से रियासत, इस रियासती विभाग के अनुसार वही रियासत अलग रहेगी जिसकी मतलब 10 लाख तो एक तो जनसंख्या हो, कितनी जनसंख्या, 10 लाख, एक तो 10 लाख की क्या हो, एक तो 10 लाख की जनसंख्या हो, एक जो है वार्षिक आय हो इसकी 1 करोड़ से अधिक हो, 1 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए वार्षिक आय, तो वार्षिक आय क्या हो, 1 करोड़ से अधिक, ये क्या है इसकी आय, कौन सी, वार्षिक। ठीक है, एक तो वार्षिक आय जो है वो 1 करोड़ से अधिक हो, नीचे नहीं हो, और एक 10 लाख की जनसंख्या हो। अगर 10 लाख की जनसंख्या नहीं होगी तो फिर क्या मतलब है, 10 लाख की जनसंख्या तो होनी चाहिए और वार्षिक आय जो है 1 करोड़ से अधिक होनी चाहिए। लेकिन इस प्रथम में, मतलब इस पूरे प्रयोजन के अंदर राजस्थान की 4 सबसे बड़ी जो रियासतें सामने आई वो थी, एक तो आपकी जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और एक तो आपकी बीकानेर, ये 4 रियासतें थी, वो सबसे बड़ी थी। इसके हिसाब से 10 लाख जनसंख्या, 1 करोड़ आय, एक तो थी आपकी जयपुर, जे सब में, एक थी जोधपुर, ठीक है, एक थी आपकी उदयपुर और एक थी आपकी बीकानेर। ये 4 जो रियासतें थी ये सबसे, इसके हिसाब से ये सबसे बड़ी थी, समझ में आएगी बात, ये जो 4 रियासतें थी ये सबसे बड़ी थी इनके हिसाब से। अब हम शुरुआत करते हैं, इतना संरचना आपको सारी समझ में आ गई थी राजस्थान के एकीकरण में, जो मैंने प्रधानमंत्री इटली से लगाकर पढ़ाया है, वो सारी चीज़ें आपको बस दिमाग में रखनी है, याद रह जाएं, ताकि सारी चीज़ें माइंड में रहे कि जो स्वतंत्रता के समय 1947 का जो एक्ट है, धारा 8 है, वो कब हुई, क्या हुआ, ये बस याद रखें। 10 लाख की जनसंख्या सबसे बड़ी होनी चाहिए तभी रियासत बन सकती है, वरना तो कैसे बन सकती है। ठीक है, और 1 करोड़ की आय अधिक हो, उससे नीचे ना हो। उस वक्त 4 सबसे बड़ी थी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर, यही सबसे बड़ी थी। अब हम शुरुआत करते हैं मत्स्य संघ अर्थात राजस्थान के पहले चरण की। हम 7 चरणों की बात करेंगे, उस हिसाब से आपको बस ध्यान से पढ़ना है, किसी को लिखना है वो लिख भी सकता है। और ये सारी क्लासेज हम आपको करवा देंगे राजस्थान की संपूर्ण पॉलिटी, संपूर्ण राज्य व्यवस्था, और ये आपको हमारी क्लासेज जो है हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल करवा दी जाएगी। और अगर किसी विशेष विषय या सब्जेक्ट के बारे में आपको कोई क्लास चाहिए राजस्थान की, तो आप हमें बता सकते हैं, या भारत की भी बता सकते हैं, जो भी हो हम प्रोवाइड करवा देंगे। खासकर राजस्थान की, कोई राजस्थान में अभी पटवारी के एग्जाम भी आने वाले, वीडियो के आने वाले, चतुश्रेणी हैं, उसके हिसाब से बहुत जरूरी हो जाते। तो अब हम शुरू करते हैं मत्स्य संघ से। किससे? हम बात करेंगे मत्स्य संघ से। चरण पहला, टाइम 18 मार्च 1948। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो मतलब कुछ जो रियासतें थी, रियासतों ने अपना पहला कदम उठाया। मतलब 7 चरणों में राज्यों ने मिलकर मत्स्य संघ बनाया। मतलब कुछ जो रियासत थी, मत्स्य संघ किन किन रियासतों ने मिलकर बनाया, तो याद रखिए 4 वो रियासतें थी। कितनी? 4 रियासतें मत्स्य संघ बनाया। और यही राजस्थान की एकीकरण की पहली ईंट रखी गई। मतलब आप बोल सकते हैं ये राजस्थान की नींव है, जो अपना राजस्थान है, राजस्थान की नींव है मत्स्य संघ। समझ में आई? क्योंकि यही से अपना राजस्थान प्रारंभ होता है। अगर 7 चरण नहीं होते तो राजस्थान का एकीकरण पॉसिबल नहीं था। तो उस हिसाब से राजस्थान की
ईंटों से बनी नींव है जो आज इतने विशालकाय राज्य का निर्माण हुआ है। तो हम प्रारंभ करते हैं 18 मार्च 1948 से मत्स्य संघ का निर्माण। तो हम बात करेंगे स्थापना की पहले प्रथम जिसका हुई थी 18 मार्च 1948 को। ठीक है, इसमें रियासत है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अलवर, भरतपुर, एक थी आपके धौलपुर और एक थी करौली। ये 4 थी रियासतें। कितनी रियासतें थी? ये तो 4 थी आपकी रियासत। समझ में आई? अब बात करते हैं इसकी राजधानी की। तो हमेशा आपको ऐसे भी याद रहेगा, राजधानी हमेशा जो पहला शब्द आता है वही उसकी राजधानी आप मान लो, क्योंकि हम लिखते वैसे ही हैं, पढ़ते वैसे ही हैं, बनाते वैसे ही हैं, नोट्स बनाते हो तो वैसे ही लिखते हैं, अगर किसी टीचर्स की क्लास लेते तो वो भी ऐसे ही लिखते हैं। तो आप इसे पहला जो है वो आप इसको राजधानी मान सकते हैं, समझे? तो इसकी राजधानी क्या रखी गई? इसकी राजधानी रखी गई थी अलवर। ठीक है, अब बात करते हैं इसके राज प्रमुख की। राज प्रमुख थे वो थे उदयभान सिंह। कौन थे? उदयभान सिंह। कहाँ से थे? तो वो थे आपके धौलपुर से, समझे? तो यहां लिख दे रहा हूं मैं राज प्रमुख। राज प्रमुख कौन थे? उदयभान सिंह। कहाँ से थे? धौलपुर से। धौलपुर से। एक इनके जो है उपराज प्रमुख थे, अगर आपको याद रहे तो बढ़िया है, नहीं याद रहे तो भी कोई बात नहीं, वैसे उतना पूछते नहीं, लेकिन अगर पूछ ले तो आपको बस माइंड में होना चाहिए कि हाँ वो थे, जिनका नाम था गणेश पाल, जो कहाँ से थे? करौली से थे। यहाँ से थे कौन? ये थे उपराज प्रमुख गणेश पाल। ये बस याद रखें आप इतनी चीज। ये थे करौली से। धौलपुर से थे आपके उदयभान सिंह। कौन थे उदयभान सिंह? तो राज प्रमुख थे। अब याद रखिए कि जो इनके पीएम थे ना, प्रधानमंत्री, उनका नाम बार बार पूछते एग्जाम में, शोभाराम कुमावत। ये आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है? उनका नाम था शोभाराम कुमावत। ये आपको सारी चीजें याद होगी। अब बात करते हैं इनके प्रधानमंत्री की, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री, जिनका नाम था शोभाराम कुमावत। अब बात करते हैं हम पीएम की, जिनका नाम था शोभाराम कुमावत। ठीक है, ये मत्स्य संघ के क्या थे? प्रधानमंत्री। इसकी वार्षिक आय भी बहुत ज़्यादा थी, 184 लाख थी, तभी से रियासत बनाया गया मत्स्य संघ। इन चारों को जोड़ के टोटल की वार्षिक आय, मतलब जो चारों था आपकी रियासत थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इनकी वार्षिक आय थी 184 करोड़। 184 करोड़, ठीक है? ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि इनकी वार्षिक आय जो कितनी थी, 184 लाख थी। ठीक है, ये याद रखने की आवश्यकता नहीं, इतना नहीं पूछते कोई एग्जाम के अंदर। 184 लाख कौन पूछेगा? नहीं पूछेंगे, लेकिन पीएम पूछ सकते हैं। पीएम आप याद रखें शोभाराम कुमावत है। ठीक है, उद्घाटन जो है एक तो एनवी साहब ने किया था, एनवी नरहरि विष्णु, एनवी साहब ने किया था। ठीक है, नरहरि विष्णु। और एक किया था गाडगिल। आप केवल गाडगिल याद सकते हैं, क्यों? गाडगिल तो और भी एग्जाम में आ सकता है, नरहरि भी आ जाता है कहीं भी, तो आप याद रखते हैं। एनवी याद रख लो, या एनवी और गाडगिल। इनका पूरा नाम है नरहरि विष्णु, याद रह जाएगा ऐसे भी, नरहरि विष्णु। और एक का क्या नाम था? गाडगिल विष्णु। गोडगिल भी बोलते हैं, गाडगिल की बोलते हैं, इनको जो भी है आप देख लेना। गोडगिल भी बोलते हैं इनको, इनके माता लगाते हो गोडगिल बन जाता है। या इनको जो कहीं के साथ मैंने भी देखा है, ये जो गार्ड है, ये गार्ड नहीं है, ये गार्ड भी मिल सकता है आपको, जो भी हो आप देख लेना, ये वैसे यही मिलेगा, गाडगिल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मत्स्य संघ का नाम की। नाम किसने दिया मत्स्य संघ? जैसे राजस्थान का राजस्थान नाम दिया, राजपूताना नाम किसी ने दिया है, तो ये मत्स्य संघ किसने नाम दिया? तो ये जो मत्स्य संघ है, ये नाम दिया था आपके किसने? केएम मुंशी ने। किसने दिया था नाम? किसने दिया था मत्स्य संघ का? मत्स्य संघ का नाम दिया था आपके केएम मुंशी ने। ठीक, केएम मुंशी कौन? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। याद ही आप सभी को, हम बार बार पढ़ते हैं।
ठीक है, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने दिया था। एकीकरण के समय ये याद रखें आप कि एकीकरण के समय जो अलवर के शासक थे उनका नाम था तेज सिंह और उनके दीवान का नाम था NB खरे। क्या नाम था? तेज सिंह और NB। ये अलवर के शासक है। कौन? किसके? अलवर के शासक। जब एकीकरण हुआ या फिर आप ऐसा मान सकते हैं जब ये मत्स्य संघ बना, जब इनके अध्यक्ष वगैरह बनाए जा रहे थे, तब एक का नाम था तेज सिंह और इनके जो दीवान थे अलवर के उनका क्या नाम था? NB खरे। अब जो भरतपुर में शासक थे विजेंद्र के भाई, उनके बारे में मान सिंह ने क्या कहा वो लाइन आप याद रखें। अगर एग्जाम में आ जाए तो आप बता सकते हैं कि हाँ हमने ये पढ़ा है। बस इसे याद रखें। भरतपुर में जो शासक थे ना विजेंद्र सिंह, उनके भाई के बारे में मान सिंह ने बोला था कि जो जाट झंडा है ना वो खतरे में है। ये नारा किसने दिया था? मान सिंह ने दिया था। जो जाट झंडा है वो खतरे में है। किसमें है? खतरे में। ये एक नारा है। ये नारा किसने दिया? ये नारा दिया था मान सिंह ने। किसने दिया था? मान सिंह ने। बस इतना याद रखें। समझ में आ गई? भरतपुर के जो शासक है विजेंद्र के भाई, हाँ विजेंद्र के भाई तो मान सिंह ने उनके बारे में कहा है कि जो जाट का झंडा है वो खतरे में है। ये नारा दिया था मान सिंह ने। समझ में आ गई? अब हम बात कर लेते थोड़ी सी मत्स्य सिंह में मंत्रिमंडल की। ये चीज़ें आप याद रखें, क्यों कभी एग्जाम आ जाए तो आप बता सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से RPC आजकल प्रश्न पूछ रही है वो उन्होंने केंद्र सरकार की कॉपी कर ली है UPSC की। ऐसे प्रश्न UPSC में आते हैं, लेकिन वैसे प्रश्न आजकल करंट का भी थोड़ा ज़्यादा ही आ रहा है, इसलिए। अब हम बात करते हैं मत्स्य सिंह के मंत्रिमंडल के बारे में। किसके बारे में? मत्स्य के मंत्रिमंडल। ठीक है, अब हम बात करते हैं मंत्रिमंडल के बारे में। मंत्रिमंडल ज़्यादा नहीं, एक तो आपके मास्टर जो है भोलेनाथ है, जो कहाँ से? अलवर के। मैं लिख दे रहा हूँ, एक तो है भोलेनाथ, इनको ध्यान रखना, वो मास्टर कहा जाता है, ये भी लिख के देता हूँ ताकि आपके माइंड में रहे। मास्टर भोलेनाथ जो कहाँ से थे? अलवर से। ठीक है, और एक थे आपके डॉक्टर मंगल सिंह जो कहाँ से थे? धौलपुर से। डॉक्टर मंगल सिंह। तो धौलपुर से हो गए ये, अलवर से हो गए वो, और एक थे आपके विष्णु शर्मा। क्या हुआ? सही है, हाँ डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर से, धौलपुर ही तो बोला। हाँ, और तीसरे थे चिरंजी लाल शर्मा। अच्छा हाँ, क्या नाम है? चिरंजी लाल शर्मा। ये इनके मंत्रिमंडल थे। इनके बारे में सवाल नहीं आता, कभी कभार बात कोई बाई चांस क्वेश्चन बनता है। ये तो थे आपके धौलपुर के। चिरंजी लाल शर्मा जो कि थे आपके करौली से। तीनों चीज याद है। अलवर भरतपुर को हटा दो केवल, अलवर, धौलपुर और करौली। तो शर्मा जी थे आपके करौली से। धौलपुर से कौन थे? डॉक्टर मंगल सिंह। मास्टर जो भोलेनाथ थे वो कहाँ से थे? अलवर से। समझ में आ गई? याद रहे कि जो मत्स्य संघ है, मत्स्य प्रदेश, मत्स्य संघ की नहीं कह रहा हूँ मैं, मत्स्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। हम महाजनपद पढ़ते हैं ना, 16 महाजनपद, उस मत्स्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उस मत्स्य प्रदेश में आप सभी को पता ही है राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। वो सभी आप हिस्ट्री में पढ़ ही चुके हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण की। कौन सा चरण? दूसरा चरण की। मत्स्य प्रदेश की आप सभी हिस्ट्री में पढ़ ही चुके हैं। राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। ये था अपना मत्स्य संघ। अब बात करते हैं हम राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण की, जिसको हम क्या बोलते हैं? पूर्वी राजस्थान प्रदेश। पर याद रखें, इधर मतलब जो दक्षिणी राजस्थान की जो रियासत थी वो एक हो गई और राजस्थान संघ बना, और लगा कि अब एकता की राह पर है हम सब, और मजबूत हो गया अपना राजस्थान, मजबूत हो जाएगा अपना राजस्थान, ये ऐसा लग रहा था। क्योंकि जो जैसे जैसे एकीकरण बढ़ रहा था ना उस हिसाब से,
लेकिन जब दूसरा चरण हुआ ना तब लगा। और याद रखना ये जो अपना राजस्थान नाम है, राजस्थान नाम वो भी इस दूसरे चरण में आया है। बाकी पहले चरण में अपना राजस्थान का नाम वो निशान नहीं किया, राजस्थान का नाम ही नहीं, बाकी सब नाम है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली सब है, लेकिन राजस्थान नाम आपको नहीं मिलेगा। सभी को पता है अंग्रेजों ने नाम दिया राजस्थान, ठीक है। लेकिन राजस्थान जो ऑफिशियली नाम है वो हमें किस मतलब संघ के अंदर देखने को मिलता है, तो मिलता है हमें दूसरे चरण के अंदर। कौन से चरण के अंदर? दूसरे चरण के अंदर। और उस चरण का नाम क्या है? पूर्वी राजस्थान संघ। बस इतना याद रखिए, कौन सा? पूर्वी राजस्थान संघ। अब हम बात कर रहे हैं दूसरा चरण, पूर्वी राजस्थान संघ, ठीक है, ये दूसरा चरण है। अब हम बात करते हैं इसकी स्थापना की। स्थापना हुई थी 25 मार्च 1948 को, और जो इसमें रियासत थी वो थी आपकी एक तो बांसवाड़ा, बूंदी, कोटा, किशनगढ़, झालावाड़। ये रियासतें आपको याद रखनी है। क्यों? क्योंकि अगर पूछ लेते हैं ना कि दूसरे चरण में कौन सी रियासतें शामिल नहीं थी, तो आप बता सकते हैं कि हाँ ये वो नहीं थी। तो मैं लिख दे रहा हूं, एक तो रियासत है, कुछ कुछ दो चीजें वो आप याद रख सकते हैं। जैसे एक तो हो गया आपकी बांसवाड़ा, एक हो गई आपकी किशनगढ़, एक हो गया आपके कोटा, एक हो गया आपकी प्रतापगढ़, एक हो गया आपकी डूंगरपुर, ठीक है। क्योंकि बांसवाड़ा, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर याद रखें। हाँ सही है ना, बांसवाड़ा, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़ लिख दिया। अच्छा हाँ बूंदी, सॉरी, हाँ एक थी आपकी बूंदी। तो यही थी आपकी रियासतें। याद रखें इसमें जो ठीक जो और भी थे ना, इन सबको मिलाया गया था। किस किस को? एक तो शाहपुरा, टोंक, लेकिन प्लस एक ठिकाना था, कौन सा? इनके अलावा शाहपुरा और टोंक, वो इन्हीं में रियासत के अंदर शामिल था, लेकिन ठिकाना एक ही था, ये याद रखें। एक तो था आपके शाहपुरा, या आप इसी में साथ में लिखे था कि आपके शाहपुरा, टोंक। अब इसको आप प्लस कर सकते हैं, एक ठिकाना था जिसका नाम था कुशलगढ़। कुशलगढ़, ये चीजें तो आपको याद होनी ही चाहिए। समझ में आ गई? बांसवाड़ा, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बूंदी, शाहपुरा, टोंक, प्लस एक ठिकाना कौन सा? कुशलगढ़ वाला। याद रखें, आप भूले नहीं। इसकी राजधानी, अब हम बात करते हैं इसकी राजधानी की। राजधानी मैंने, अब जैसे मैंने लिखा, मैंने पीछे भी बोला था कि जैसे हम लिखते थे वैसे इसका नाम हम कर सकते हैं, लेकिन आप सभी को पता है दूसरा चरण पूर्वी राजस्थान संघ, इसकी राजधानी कोटा को ही बनाया गया था, ठीक है। किसको बनाया गया था? राजधानी, राजधानी बनाया गया था आपकी कोटा को। समझ में आ गई? इसके राज प्रमुख, याद रखें कोटा तो इसकी राजधानी थी, लेकिन जो राज प्रमुख थे ना, राज प्रमुख वो यहाँ के नहीं थे, वो थे आपके बूंदी से। कहाँ से थे? बूंदी से। वो राज प्रमुख कहाँ थे? आपके बूंदी से। बस इतना याद रखें, बूंदी, ठीक है। कोटा इसकी राजधानी। बाकी पहले अलवर के शासक थे, बट राज प्रमुख यहाँ के कौन थे? कोटा तो राजधानी होगी, और बहादुर सिंह जी कहाँ से थे? बूंदी से। इनके राज प्रमुख थे। राज प्रमुख याद रखने, उद्घाटन वही आपके एनबी गाडगिल, जो कि कोटा दुर्ग में इनका हुआ था, ठीक है, क्योंकि कोटा में है तो कोटा दुर्ग में होगा। राज प्रमुख बहादुर सिंह, ठीक है, बहादुर सिंह कोटा दुर्ग में ही हुआ था। किसने किया था? एनवी गाडगिल या गाडगिल ने, ठीक है। ये इसका उद्घाटन हुआ था, सुन रहे हैं, उद्घाटन। अब इसे याद रखिए इसको, ठीक है। हाँ, प्रधानमंत्री गोकुलाल आसावा, ये सभी को याद रह ही जाएगा,
ठीक है। कोटा दुर्ग में हुआ था इसका उद्घाटन। पीएम कौन थे? गोकुलाल आसावा। और गोकुलाल आसावा कहाँ के, ये भी याद रखना, वो देवली टोंक से थे, ठीक है। इसकी वार्षिक बहुत ज़्यादा थी। ये जो पूरा जो इसकी संरचना हुई पूर्वी राजस्थान प्रदेश की, पूर्वी राजस्थान संघ की, कहाँ की? पूर्वी राजस्थान संघ की। इसकी 2 करोड़ वार्षिक आय थी। लेकिन गोकुलाल आसावा यहाँ के पीएम थे। पीएम कौन थे? गोकुलाल आसावा। ये कहाँ से थे? ये देवली टोंक से थे। देवली टोंक से, समझ गए? पर याद रखे जो कोटा के भीम सिंह थे ना, क्योंकि राज प्रमुख किसको बनाया गया था? बहादुर सिंह को। बहादुर सिंह जी कहाँ से थे? बूंदी से। पीएम कौन थे? गोकुलाल आसावा। लेकिन कोटा तो केवल राजधानी बनकर ही फ्री हो गया ना। कोटा तो केवल राजधानी बनकर फ्री हो गया था। पर जो कोटा के जो भीम सिंह जी थे ना महारावल, वो इसे हाड़ौती सिंह बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? हाड़ौती सिंह। कौन बनाना चाहते? भीम सिंह। भीम सिंह ने क्या बनाना चाहते थे? हाड़ौती संघ। भीम सिंह ने क्या बनाना चाहते? हाड़ौती संघ। कौन बनाना चाहते थे? भीम सिंह। क्या बनाना चाहते थे? हाड़ौती। ये कौन बनाना चाहते थे? भीम सिंह। क्योंकि कोटा तो केवल राजधानी बन के रह चुका था और राज प्रमुख बहादुर सिंह जी को बना दिया गया था, बूंदी वाले को। तो भीम सिंह जो कोटा के शासक थे, उन्होंने क्या कहा कि वो हाड़ौती सिंह बनाएंगे। समझे आप? समझ आगे की बात आपको। और डूंगरपुर के जो लक्ष्मण सिंह थे, आपको ये सारी चीज़ें ना छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी चाहिए। जैसे अभी कोटा वालों ने तो क्या बोला कि भीम सिंह ने क्या बोला कि हम इसे हाड़ौती प्रदेश बनाएंगे, हाड़ौती संघ बनाएंगे। और जो डूंगरपुर के थे, कौन? लक्ष्मण सिंह, वो इसे क्या बनाना चाहते थे? वो इसे बागड़ संघ बनाना चाहते थे। समझे आगे ना? बागड़ संघ, समझे? और एक और थे बांसवाड़ा के, इनको याद रखिए, ये तो और भी आपको नहीं पूछेगा। हाड़ौती सिंह कौन बनाना चाहते थे? कोटा के भीम सिंह। समझ आगे? और जो डूंगरपुर के थे, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आजकल बहुत आते हैं कि इसे हाड़ौती प्रदेश कौन बनाना चाहता था या हाड़ौती संघ कौन बनाना चाहता था। तो कौन बनाना चाहता? कोटा के भीम सिंह। डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह, वो इसे क्या बनाना चाहते थे? वो बनाना चाहते बागड़ प्रदेश। क्या बनाना चाहते थे? बागड़ प्रदेश। समझे? वो पर याद रखिए, जो बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह है ना, इनके बारे में एग्जाम में सवाल बनता है और कई बार आ चुका है। आरपीएससी ने खुद ने पूछे इनके सवाल, तो ठीक है ना। जैसे बांसवाड़ा के जो थे ना चंद्रवीर सिंह, क्या नाम था? चंद्रवीर सिंह। जब चंद्रवीर सिंह ने साइन किया था, क्या किया था? हस्ताक्षर। जब चंद्रवीर सिंह ने साइन किया था ना, तब चंद्रवीर सिंह ने बोला था विले पत्र पर, जब इन्होंने साइन किया था ना, क्योंकि राजस्थान में मिला रहे थे इनको, तब इन्होंने क्या कहा था कि वो अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहे हैं, ठीक है ना। जो डेथ सर्टिफिकेट होता है उस पर साइन करें। ये बात किसने बोली थी? चंद्रवीर सिंह ने। ये याद रखिए आप। चंद्रवीर सिंह कहाँ थे? बांसवाड़ा के। कहाँ से थे? बांसवाड़ा से। समझ आई? इन्होंने बोला था कि ये अपने डेथ सर्टिफिकेट पर या डेथ वारंट पर साइन कर या हस्ताक्षर कर रहे हैं। ये इनका बोला हुआ था। ये बात चीज़ आप अगर एग्जाम में आ जाए ना कि ये बात किसने बोली थी, कि वो विले पत्र पर साइन करने से पहले, साइन करते वक्त उन्होंने बोला कि वो मैं मेरे डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैं हूँ तो मैंने बोला कि मैं विले पत्र पर नहीं, अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। किसने बोली थी? चंद्रवीर सिंह ने। कौन थे? बांसवाड़ा के शासक। समझ में आ गई? समझ में आ गई आप सभी को बात? अब हम बात करते हैं तीसरे चरण की। कौन सा चरण? हम बात करेंगे हम तीसरे चरण की। अब हम बात करेंगे तीसरे चरण की। तीसरे चरण की बात करने से पहले आप ध्यान रखें, अब बारी थी हमारी मेवाड़ की। किसकी? मेवाड़ की। और आप सभी को बताएं, मेवाड़ का इतिहास बलिदान और शौर्य से भरा था। जब
जो उदयपुर, जब उदयपुर भी राजस्थान में या राजस्थान संघ में शामिल हुआ तो लोगों ने कहा अब एकीकरण को पंख लग गए। ये किसने कहा? ये लोगों ने कहा, क्योंकि उदयपुर मेवाड़ का इतिहास आप सभी को पता है, सुनहरा इतिहास है, सुनहरे पन्नों में लिखा गया इतिहास है, पूरी दुनिया जानती है मेवाड़ के इतिहास को। तो जब वो राजस्थान संघ में शामिल हुआ, किसमें? राजस्थान संघ में, क्योंकि हमने पूर्वी राजस्थान संघ पढ़ चुके हैं, याद रखिए, भूले नहीं। तो वो किस में शामिल हुआ? पूर्वी राजस्थान संघ में। जब उदयपुर अर्थात मेवाड़ को पूर्वी राजस्थान संघ में शामिल किया गया तब लोगों ने क्या कहा कि अब एकीकरण को पंख लग गए हैं। तो अब हम भी अपनी पढ़ाई को पंख लगवाते हैं और बात करते हैं हम तीसरे चरण की। कौन से चरण की? तीसरे चरण की। पर अब बारी थी मेवाड़ की, जहाँ का इतिहास और बलिदान शौर्य से भरा हुआ है। जब उदयपुर भी राजस्थान संघ में शामिल हुआ तो लोगों ने क्या कहा कि अब एकीकरण को पंख लग गए हैं। जब, क्योंकि उससे पहले तो हमारे जो 2 चरण हुए थे, लेकिन अब बारी थी हमारे तीसरे चरण की। तीसरे चरण जिसका नाम क्या रखा गया था? संयुक्त पूर्वी राजस्थान। क्या नाम रखा गया था? संयुक्त पूर्वी राजस्थान, ये इसका नाम रखा गया था। आप इसको ऐसा भी सोच सकते हो जैसे मेवाड़ का राजस्थान में विलय होना, ठीक है। तो बारी थी मेवाड़ की, जहाँ का इतिहास हमेशा से बलिदान और शौर्य से भरा रहा था। जब उदयपुर भी राजस्थान में संघ में शामिल हुआ तो लोगों ने भी ये कहा कि हाँ, अब राजस्थान के एकीकरण को पंख लग गए हैं, तो क्यों ना अब हमारी पढ़ाई को भी पंख लगवाते, ठीक है। तो जो इसके अंदर रियासत थी वो एक तो आपका हो गया पूरा का पूरा, मतलब उदयपुर आ गया पूरा का पूरा, ठीक है। और जो दूसरा चरण हुआ था उसका पूरा आ गया। जो इसके जो राज प्रमुख रखे गए थे वो थे आपके महाराणा भोपाल सिंह। क्या नाम था? भोपाल सिंह। राजधानी आप सभी को पता है उदयपुर रहेगी, तो इसके आप एक तो याद रखिए राज प्रमुख, राज प्रमुख, ठीक है। एक याद रखिए राजधानी, महाराणा भोपाल सिंह। राजधानी उदयपुर, ठीक है। तो जो संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ जब बना तब इसकी जो राजधानी रखी गई थी वो रखी गई थी आपकी उदयपुर, और राज प्रमुख बनाया गया था महाराणा भोपाल सिंह को। अब जब बात आई उपराज प्रमुख की तो वो रखा गए थे आपके, क्योंकि आप सभी को पता है, हमने पिछली जो दूसरा चरण पढ़ा था उसमें मैंने क्या बताया था, जो कोटा के जो भीम सिंह जी थे ना, वो इसे हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। तो इसलिए इस चरण के अंदर कोटा के भीम सिंह जी को यहाँ पे उपराज प्रमुख बनाया गया। याद रखें, जब उपराज प्रमुख की बात आई ना तो यहाँ पे उपराज प्रमुख बनाया गया था कोटा के, क्या नाम? भीम सिंह था। भीम सिंह कहाँ से थे? कोटा से। पहले मैंने बात बताई थी आपको कि जो कोटा के भीम सिंह जी थे वो हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे, ठीक है ना, दूसरे चरण वाले को, ठीक। लेकिन जब तीसरे चरण हुआ ना संयुक्त पूर्वी राजस्थान वाला, तो इसमें उन्हें क्या बना दिया गया? उपराज प्रमुख। ये चीज याद रहेगी। और इसकी जो उद्घाटन करता थे, याद रखिए, अब तक तो वो आए नहीं थे दोनों चरणों में, कौन? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जब संयुक्त पूर्वी राजस्थान बना और जब उदयपुर का राजस्थान के अंदर विलय हुआ तब जवाहरलाल आए थे। खुद कौन आए थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं यहाँ पे आके क्या किया था? उद्घाटन। इन्होंने क्या किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था इसका उद्घाटन। और इसके जो प्रधानमंत्री थे वो थे माणिक्यलाल वर्मा। पीएम का क्या नाम था? माणिक्यलाल वर्मा। समझ में आ गई? और हाँ, सही है। अब ये चीजें आपको याद रखनी है ताकि आपकी याद रहे। वो हुआ था 25 को, ये हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। क्या हुआ था? 18 अप्रैल
48। ठीक है, ये चीज़ अब आपको याद रहेगी, संयुक्त पूर्वी राजस्थान। अब याद रखिए इसके अंदर महाराणा जो भोपाल सिंह थे उनकी शर्त रखी गई थी, क्योंकि राज प्रमुख वही थे, और जैसे सभी राजा को पता है, क्योंकि अब बात करते हैं महाराणा भोपाल सिंह की शर्तों के बारे में। ठीक है, महाराणा की शर्तें याद रखे तो भी ठीक है, वरना नहीं है। एक तो इनकी महाराणा भोपाल सिंह की शर्त है कि जो राजधानी है, जैसे भी हमारी जो राजधानी है उदयपुर है, तो जो राजधानी है वो उदयपुर रहेगी, या उदयपुर रखो इसको, मतलब दूसरी जगह मतलब उदयपुर ही रखो, उदयपुर राजधानी रहनी चाहिए। और एक जो है वो जो राजप्रमुख का पद है इसे वंशानुगत कर दिया जाए। ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं महाराणा भोपाल सिंह। कौन कह रहे हैं? भोपाल सिंह। ये इनका कहना था कि एक तो जो ये जो पद है ना राज प्रमुख का, या महाराज प्रमुख या राज प्रमुख, महाराज प्रमुख याद है कि जब उदयपुर का जयपुर का विलय होगा तब बनेगा, लेकिन जो राज प्रमुख का पद है वो भोपाल सिंह के लिए वंशानुगत कर दिया जाए उदयपुर के लिए। ठीक है, एक प्रीवी पेंशन जारी कर दी जाए, प्रीवी पेंशन जो आपको दी जाएगी सालाना 20 लाख रुपए। कितनी? 20 लाख रुपए, ये भी आपको दी जाए। और एक जो डूंगरपुर का जो शासक है वो वागड़ सिंह बनाना चाहता था, ये बात आप अलग से याद रखें। 3 शर्तें तो इनकी थी, एक तो जो राजधानी है वो उदयपुर रखो, एक जो राजप्रमुख का पद है वो वंशानुगत कर दो, और दूसरी ये तीसरी थी 20 लाख रुपए जो आप प्रीवी पेंशन रखो सालाना, समझ में आ गई। और जो एक थे डूंगरपुर के शासक, उन्होंने क्या कहा? वो क्या चाहते थे? डूंगरपुर के शासक वो चाहते थे वागड़ सिंह बनाना। ये हो गया अपना संयुक्त पूर्वी राजस्थान तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 का। समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे चौथे चरण के बारे में। याद रखिए महाराणा की शर्तें बाई चांस आती है, बाकी तो नहीं आती है, ज़्यादातर ऐसे सवाल नहीं बनते, लेकिन आप भी जाए तो शर्तें भी याद रहनी चाहिए, और हम पढ़ा रहे तो आपको याद भी रखनी चाहिए, एक बस माइंड में रहे कि हाँ हमने पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये याद रखिए आप वृद्ध इसका तीसरा चरण का संयुक्त पूर्वी राजस्थान। अब संयुक्त पूर्वी राजस्थान नाम हटकर अब आता है अपना चौथा चरण। कौन सा चरण? चौथा चरण। जब ये चौथा चरण हुआ वृद्ध राजस्थान संघ, कौन सा हुआ? वृद्ध राजस्थान वृद्ध राजस्थान संघ। ये कब बना था? ये बना था आपके 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 ये हुआ था आपका चौथा चरण वृद्ध राजस्थान। ठीक है, अब एक चीज याद रखिए आप, इनमें जो रियासत, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा जो कदम था ना वो ये था कि जब ये बना ना जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, 4 सबसे बड़े थे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, जिससे बड़े ठिकाने भी वो इनसे जुड़ गए। इसके अंदर ये सबसे बड़ा कदम यही था कि वृद्ध राजस्थान के संग एक तो जयपुर जुड़ गया, जोधपुर जुड़ गया, बीकानेर जुड़ गया और जैसलमेर जुड़ गया, और जो सबसे बड़े ठिकाने थे वो भी जुड़ गए। तो राजस्थान ने सच में वाकई मतलब महान राजस्थान का रूप ले लिया था उस वक्त। ठीक है ना, जब ये शामिल हुआ ना तब। और इसी दिन को हम क्या मनाते हैं? 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। आई बात आप सभी के समझ में? क्योंकि ये जब शामिल हुआ ना, ये जब बना वृद्ध राजस्थान, तो इसमें चारों जो बड़े बड़े अभी के टाइम के जो हमारे जिले हैं ना, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर, ये शामिल हो गए, और जो सबसे बड़े ठिकाने थे वो भी इसमें शामिल हो गए। तब हम इसी दिन क्या मनाते? 30 मार्च को मनाते राजस्थान दिवस। तो वही है। अब हम बात करते कि उस वक्त की इसमें जो रियासत थी वो 4 ही थी, मैं अभी पढ़ा चुका हूँ मैं। इस वृद्ध राजस्थान में क्या क्या जुड़ गए? एक तो जुड़ गई आपकी जयपुर, एक जुड़ गई आपकी जोधपुर, एक जुड़ गई आपकी जैसलमेर, एक जुड़ गई आपकी बीकानेर, और जो हमने भी पीछे पढ़ा था संयुक्त पूर्वी राजस्थान, वो भी इसी में हो गया। तो प्लस क्या हो गया इसके अंदर? संयुक्त पूर्वी राजस्थान। समझ में आ गई बात? ठीक है। और जो इसकी राजधानी रखी गई वो आपसे मैंने पहले बोला था, क्या बोला था? जो फर्स्ट में आएगा हम उसी को राजधानी मानेंगे। जैसे कोटा आ गई, अलवर आ गई, अब आ गई आपकी जयपुर, तो राजधानी किसको? जयपुर को रखेंगे।
कैसे भी याद अगर आपको रखना चाहो, क्योंकि इससे बाई चांस सवाल बनते ही बनते हैं, ज़्यादातर सवाल बनते ही बनते हैं, क्योंकि इसी के अंदर अपना क्या आता है, हम राजस्थान दिवस भी मनाते हैं। कब मनाते हैं? 30 मार्च। राजस्थान दिवस समझना, 30 मार्च को हम क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस। इस हिसाब से ये जो चौथा चरण है ये जरूरी भी हो जाता है, वृहद राजस्थान संघ वाला। इसके अंदर क्या क्या शामिल कर दिए गए? इसके अंदर शामिल कर दिए जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, संयुक्त पूर्वी राजस्थान। याद रखिए ये जो आपको ये चारों चीज़ें वो याद रखनी, ऐसे भी याद रख सकते आप। जयपुर का जे और जोधपुर का जे और जैसलमेर का जे, 3 तो जे हो गए, एक हो गया बी, तो त्रिपल जे बी अगर याद रखो तो इसका जयपुर का जे हो गया, जोधपुर का जे हो गया और बीकानेर का बी। सॉरी एक जैसलमेर हो रहे ना, तो जैसलमेर का जे और बीकानेर का बी। अगर याद रखना चाहो तो ट्रिक, वैसे ट्रिक क्या है, ऐसे याद रह जाएगा, बस स्टडी करने वाला चाहिए, याद तो रह ही जाता है, हमें बस पढ़ना आना चाहिए। तो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, 4 तो यही है और एक अपना हो गया संयुक्त पूर्वी राजस्थान। अब हम बात करेंगे इसकी जो राजधानी मैंने पहले ही बताया था, जो पहले आएगा वही रहेगा जयपुरी। अब हम बात करते हैं इसके प्रधानमंत्री उद्घाटन की, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि धीरे धीरे अपना राजस्थान महान राजस्थान बनने जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं रियासतें, मैंने आपको बताती जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और संयुक्त पूर्वी राजस्थान। कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। ठीक है, ये हो गया। और 30 मार्च को हम क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस। अब हम बात करते हैं इसकी राजधानी की। राजधानी होगी आपकी जयपुर। और अब हम बात करेंगे राजप्रमुख की। राजप्रमुख उस वक्त कौन थे? मान सिंह सेकेंड, ये याद रखिए आप। उस वक्त कौन थे? मान सिंह सेकेंड। ये कौन थे? ये तो थे आपके राजप्रमुख। ये तो थे आपके राजप्रमुख, लेकिन एक महाराज प्रमुख का पद भी बनाया गया। कौन सा पद? अभी तक नहीं था, लेकिन जब वृहद राजस्थान संघ बना तब जो है राजप्रमुख का पद तो पहले से चला रहा था। वो कौन बने थे? मान सिंह सेकेंड। लेकिन अब एक नया पद और हो गया। कौन सा? महाराज प्रमुख का। और अब बताने की मुझे जरूरत नहीं, मैंने पहले बोला था जब हम दूसरा चरण पढ़ रहे थे कि जो महाराज प्रमुख का पद है वो बनाया, वो किसे दिया गया था? वो दिया गया था एकमात्र कौन? महाराणा भोपाल सिंह। ये बहुत बड़ा पद भी हो गया है, तो बहुत बड़ा, महाराणा भोपाल सिंह। ठीक है, ये एकमात्र अगर कोई राज प्रमुख है ना तो यही है, एकमात्र। एकमात्र यही है। कौन? ये। अब बात करते हैं इनकी जो यहाँ वृहद राजस्थान संघ के पीएम कौन है? तो पीएम थे हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री, क्योंकि इससे सवाल बनते ही बनते हैं चौथे चरण से। तो इनके पीएम कौन थे? इसके प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। उद्घाटन करता एक तो थे सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। कहाँ पे हुआ था? जयपुर के अंदर सबसे बेस्ट सिटी पैलेस, तो वहीं हुआ था सरदार पटेल ने। सरदार पटेल तो आपको वैसे भी याद रह जाएंगे, क्योंकि रियासतों को जोड़ने में इनका बहुत योगदान। एक तो वीपी मेनन साहब और एक इनका। समझ में आ गई सारी चीज़ें आपको? उद्घाटन करता सरदार पटेल और प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। कहाँ हुआ था? सिटी पैलेस जयपुर के अंदर। अब जो जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर को है ना मिलाकर मान सिंह पश्चिमी राजस्थान यूनियन संघ बनाना चाहते थे। कौन बनाना चाहते थे? मान सिंह बनाना चाहते थे। किसको? एक तो आप इसको याद रखें, मान सिंह क्या बनाना चाहते थे? वैसे जैसे भीम सिंह हाड़ौती क्षेत्र को बनाना चाहते थे, लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर, ऐसे वैसे ही कौन बनाना था? जैसलमेर। एक तो हो गया जैसलमेर, एक जोधपुर, बीकानेर, मतलब जो तीनों जो हमारे पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट है ना उनको जोड़ के क्या बनाना चाहते थे? वो बनाना चाहते थे पश्चिमी राजस्थान यूनियन संघ। पश्चिमी राजस्थान यूनियन संघ कौन बनाना चाहते थे? मान सिंह। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ, लिखने की आवश्यकता नहीं। अब जोधपुर के जो हनुमंत सिंह थे ना
वो अपने राजस्थान में नहीं आना चाहते थे। ये आप ये बात याद रखें। जोधपुर के कौन से, ये बात आ सकती है एग्जाम के में और आई भी है। जोधपुर के वो राजस्थान में मिलना ही नहीं चाहते थे, वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे। कौन? हनुमत सिंह। इसे याद रखिएगा, हनुमत, ये अपने राजस्थान में नहीं आना चाहते थे। इन्होंने क्या बोला कि हमें पाकिस्तान में भेजो। किसने? पाक में भेजो हमें। ठीक है, ये किसने कहा? जोधपुर के शासक। कहाँ जाना चाहते थे? पाकिस्तान में। कौन? हनुमत सिंह। राजस्थान यूनियन मैंने पहले बता चुका हूँ। मान सिंह चाहता था कि पश्चिमी राजस्थान यूनियन बने। किन जिलों को जोड़कर? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, 3 ही पूर्वी जिले हैं। ठीक है, अब पर ये तो चाहते थे, लेकिन जब जो एक तो वीपी मेनन है ना, वीपी मेनन, उन पर इन्होंने पिस्टल तान दी थी। किसने? हनुमत सिंह ने। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में नहीं आएगी, एग्जाम की दृष्टि से नहीं। हनुमत सिंह थे ना, इन्होंने वीपी मेनन पर पिस्टल तान दी थी। क्यों? क्योंकि ये राजस्थान में आना ही नहीं चाहते थे ना। इन्होंने तो बिल्कुल मना कर दिया कि राजस्थान में तो आना ही नहीं चाहते। ये कहाँ जाना चाहते थे? ये जाना चाहते थे पाकिस्तान के अंदर। और वीपी मेनन जो है वो इनको समझा रहे थे कि आप हमारे राजस्थान में मिल जाओ, लेकिन ये कहाँ मिलना चाहते थे? ये तो पाकिस्तान में, ये तो देश ही छोड़ रहे थे, भारत से बाहर निकल रहे थे। तब हनुमत सिंह ने क्या किया? पिस्टल तान दी। किसके ऊपर? वीपी मेनन सिंह पर। बोला कि नहीं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ चमत्कार कि ये हटे और जोधपुर अपने हिस्से में आया। समझ में आ गई बात? अब इनके बात करते हैं विभागों के बंटवारों की। यहाँ पे विभागों का बंटवारा में आप याद रखना, ये सबसे बड़ा कदम था कि जो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ये सबसे बड़े ठिकाने जो हमसे जुड़े और सच में महान राजस्थान का रूप ले लिया। क्योंकि इसी दिन 30 मार्च को हम राजस्थान के रूप में मनाते हैं। और इसी जब ये चरण पूरा हुआ ना, चौथा चरण, इसी चरण में जो है विभागों का बंटवारा कर दिया गया था। विभाग जो होते हैं ना, कृषि विभाग हो गई, शिक्षा विभाग है, या फिर जो स्वास्थ्य विभाग है, उनका भी ज़्यादा नहीं है। उनके जो 8 विभाग है, जैसे याद रख लो कृषि विभाग, वो आपके भरतपुर को है। आप इसे याद रख सकते हो। एक तो हो गया आपका कृषि, एक हो गया आपकी शिक्षा। मुख्य जो है ना वो वही। ठीक है, एक कृषि, एक शिक्षा हो गई, एक हो गया आपके आप स्वास्थ्य विभाग, या स्वास्थ्य नहीं तो आप मान सकते हो राजस्व जो होता है, राजस्व विभाग हो गया आपका। ये विभाग तो आप लिखिए, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग। एक हो गया आपका न्याय विभाग। ठीक है, 4 तो ये सबसे बड़े बड़े थे, चारों याद रख लो। कृषि दे दिया आपको भरतपुर को। किसको? कृषि विभाग किसको दे दिया गया? भरतपुर को। लेकिन जो शिक्षा विभाग है वो दे दिया गया आपके बीकानेर को। किसको दे दिया? ये रियासतों का जो है ना, मतलब विभागों का बंटवारा है ये, मतलब अलग अलग विभाग बना दिए। किसी में हुआ? वर्ध राजस्थान संघ बना ना, उसके बाद में ये विभागों का बंटवारा कर दिया। कृषि विभाग भरतपुर को दिया गया, शिक्षा का जो क्षेत्र है वो बीकानेर को, और राजस्व वो आपके अजमेर को। किसको? अजमेर को। और न्याय, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी थी। हाईकोर्ट कहाँ है अपनी? वही है, जोधपुर। ठीक है, हाईकोर्ट कहाँ है? जोधपुर। तो जोधपुर के अंदर ही है। एक और याद रख सकते हैं आप, वन विभाग जो आपके कोटा के अंदर है। ठीक है, ये और भी थे, जैसे कि जो है खनन विभाग आपके जो उदयपुर को दे दिया गया, और जो भू राष्ट्र व्यवस्था थी वो भी आपकी जोधपुर को ही दी गई थी। ठीक है, पर ये 2 चीज़ें और याद रखिए, एक तो जो अपनी आरपीएससी है और एक आरबीएससी, ये दोनों कौन सी? एक तो होगी आपकी आरपीएससी और आरबीएससी। आरपीएससी और आरबीएससी ये दोनों कहाँ रखी गई? अजमेर के अंदर। ये दोनों आपकी अजमेर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वगैरह वो कहाँ है? आपकी अजमेर के अंदर। अब हम बात करेंगे 5वें चरण की, जिसका नाम है संयुक्त वृहद राजस्थान। और ये वृहत्तर, आप इसको वृहत्तर राजस्थान भी बोल सकते हैं, जिसका हुआ था 15 मई 1949 को। ठीक है, सारी चीज़ें आप याद रखें, भूलेंगे नहीं। हमारी कोशिश है हम आपको जितना हो सके उतना बेहतर पढ़ाएं। अब हम बात करेंगे 5वां चरण। कौन सा चरण? 5वां चरण।
जिसका नाम है संयुक्त बृहद राजस्थान। संयुक्त बृहद राजस्थान, आप इसको बृहत्तर राजस्थान भी बोल सकते हैं अगर बोलना चाहो तो, ठीक है, वो भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, लेकिन संयुक्त बृहद राजस्थान संघ हम बोलते हैं, ठीक है। संयुक्त बृहद राजस्थान संघ, ये क्या था अपना 5वां शरण, कब हुआ? 15 मई 1949 को, 15 मई 1949 को, ठीक है। अब जब ये 5वां चरण बना तो याद रखिए, जब संविधान लागू हो गया था, बात आ गई थी 1949 को, क्योंकि संविधान का मैंने आपको शायद पॉलिटी में पहले पढ़ चुके हैं कि संविधान का कुछ जो आर्टिकल्स थे वो पहले लागू हो चुके थे, बाकी हुए थे 1950। जब संविधान लागू हुआ ना तो सिरोही ने भी जो अपने भारत और राजस्थान से हाथ मिला लिया था, पहले नहीं थी, लेकिन जब संविधान लागू होने के बाद क्या हुआ था, सिरोही ने भी भारत और राजस्थान से हाथ मिला लिया था, पहले नहीं थे, याद रखिए। लेकिन जब वो माउंट आबू वाला क्षेत्र है उससे केंद्र शासित क्षेत्र में रखा गया था, पहले ये नहीं था, याद नहीं। सिरोही तो मिल चुका था, सिरोही आ चुका था, लेकिन जो माउंट आबू है ना, आबू, इसको जो है केंद्र शासित प्रदेश, ये तो आ चुका था, सिरोही मिलने को तैयार था, ये इसने भारत से और राजस्थान दोनों से हाथ मिला लिया था, लेकिन जो माउंट आबू है इसे अभी तक है ना केंद्र शासित प्रदेश ही रखा गया, ये भी केंद्र के कंट्रोल में था, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र के कंट्रोल में, आप ऐसा बोल सकते हैं। अब हम पहले बात करते हैं कि जो इसमें जो रियासतें शामिल हुई, इसमें 5 चरण वृहद राजस्थान या वृहद राजस्थान यूनियन संघ, राजस्थान संघ, सॉरी राजस्थान यूनियन नहीं, राजस्थान संघ, ठीक है। इसमें जो रियासतें थी वो टोटल शामिल हो गई, एक तो हो गया आपकी मत्स्य संघ जो हमने पहले पढ़ा, वृहद राजस्थान संघ वो भी हो गया। पर जब मत्स्य संघ का जो राजस्थान में विलय जो है वो शंकर देवराय समिति के कहने पर किया गया था, ये आपको पता होगी, नहीं पता तो आराम से ध्यान सुनिए और याद रखना। मत्स्य संघ का विलय या जो मत्स्य संघ का जो राजस्थान में विलय है ना, वो शंकर देवराय समिति के कहने पर हुआ, और इनके मतलब जो अन्य जो सदस्य थे ना वो एक तो थे आर.के. इसी के समिति के जो शंकर देवराय समिति इनके सदस्य थे, इसी की बात कर रहा हूँ मैं, संयुक्त राजस्थान की, आप मतलब उलझ मत जाना मेरी बातों के अंदर। एक तो हो गया 5वां चरण जो कि संयुक्त बृहद राजस्थान था, कब बना? 15 मई 1949 को, लेकिन इसके अंदर जो रियासत थी ना वो थी एक तो मत्स्य संघ प्लस वृहद राजस्थान संघ, जो हमने पीछे पढ़ा 4था चरण या, और वो पूरा हो गया, ठीक है, उसको हम मिला के बनाएंगे, समझ में आ गई बात। तो जो मत्स्य संघ था ना उसका राजस्थान में विलय जो किसकी समिति से हुआ था, तो हुआ था शंकर देवराय की समिति से। किसके कहने पर हुआ था? तो शंकर देवराय। अगर पूछ भी लेना कि मत्स्य संघ का विलय राजस्थान में किसके कहने पर हुआ, तो हुआ था शंकर देवराय समिति के कहने पर। और इनके एक सदस्य भी थे, एक तो थे आर.के. सिंघवी और एक थे आपके प्रभु दयाल, ये 2 सदस्य थे, समझ में आ गई। अब बात करते हैं मत्स्य संघ। मत्स्य संघ के विलय में ना एम.एस. जो जैन समिति का ना वो भी, उनका भी विशेष योगदान है, एम.एन. जैन। ये समितियां नहीं पूछेंगे आपसे वैसे, उतना नहीं, ठीक है, समझ में आ गई। तो अब हम बात करेंगे राजस्थान के 6ठे चरण की। इसका इतना ही याद रखना, राजस्थान का 15 मई 1949, क्योंकि जो टोटल थे ना हमारे मत्स्य संघ जितने, उन सब ने अपने आपस में जो पहले खंड में थे उन सबको हमने अब क्या कर दिया, एक कर दिया, समझ में आ गई। अब अपने राजस्थान असली स्वरूप में आने वाला है, क्योंकि हम अब बात करेंगे हम 6ठे चरण की। 5वें चरण में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, 5वें चरण में 2 समितियाँ ही हैं और कुछ नहीं है। एक तो आपकी देवराय समिति है, देवराय समिति के शंकर देवराय के बारे में क्या याद रखना कि देवराय समिति के कहने पर ही, जो शंकर देवराय है समिति के कहने पर ही मत्स्य संघ का विलय जो है राजस्थान के अंदर हुआ था। और देवराय समिति के जो अन्य सदस्य थे वो थे एक तो आर.के. सिंघवी और एक प्रभु दयाल, बस ये 2 चीज़ें याद रखनी, बाकी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। एम.एस. जैन का भी जो जुगल किशोर है उनका भी है योगदान है, चतुर्वेदी का भी, उतना याद नहीं रखना है। अब हम बात करेंगे राजस्थान संघ की, समझ में आई। हाँ, इसके बारे में बस इतना याद रखना, उतना याद नहीं करना, बस इतना याद। कोई ये अब शंकर देवराय समिति के बारे में बात करता है, किसके बारे में? शंकर जो देवराय समिति है उसके बारे में। शंकर देवराय समिति ने कहा था कि जो मत्स्य संघ का विलय है ना वो राजस्थान के अंदर करो, इनका योगदान था। एक हो गया आपके जुगल किशोर, चतुर्वेदी, तो 2 नाम याद है, दिमाग में रखना, शंकर देवराय, जुगल किशोर, ठीक है। अब हम बात करेंगे 6ठे चरण की, जिसका नाम है
राजस्थान संघ, ठीक है। लेकिन जब ये छठा चरण अब स्टार्ट होता ना, अब राजस्थान फुल मजबूत हो चुका है। मतलब पहले तो उतना नहीं था, टुकड़ों में बटा था। अब जब हम छठे चरण की बात करेंगे ना, तो छठे चरण के अंदर राजस्थान, छठा चरण, अब राजस्थान है ना बहुत मजबूत हो चुका है, समझे आप। आपको चीजें याद रहनी चाहिए। छठे चरण, रियासतें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जो हम पीछे पढ़े हैं वो सारा मिल जाएगा। एक तो हो गया आपका जो हमने पूरे 5वें चरण पढ़े, वो हो गया एक तो आपका पूरा 5वां चरण, जैसे कि 5वां चरण और प्लस सिरोही को इसमें बहुत जरूरी है, याद रखें। अब सिरोही वाला जो एक तो एक गांव है ना सुनील टप्पा, इसको भी याद रखना है, यही आपको याद रखना बहुत जरूरी है। छठा चरण एक तो हो गया आपका पूरा का पूरा 5वां चरण और प्लस सिरोही, ठीक है। 5वां चरण प्लस सिरोही। इसके मुख्यमंत्री याद रखिए आप, इसके सीएम, ठीक है। एक तो हो गई इसके सीएम और एक हो गया आपकी सीएम याद रख ले आप, हीरालाल शास्त्री, वो तो आपको याद रखनी पर याद रखे 5वां चरण एक तो सिरोही, पर दिलवाड़ा को छोड़ देना, आप जो दिलवाड़ा है ना उनको छोड़ देना, ठीक है ना। राजस्थान का जो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री है वो यही है, हीरालाल शास्त्री, और राजस्थान के जो दूसरे जो मनोनीत मुख्यमंत्री है वो वेंकटाचार्य है, ठीक है। मनोनीत और निर्वाचित ये दोनों कौन है, जेनारायण व्यास, हाँ सही है। बस मुख्यमंत्री याद रखिए, मुख्यमंत्री कौन है, हीरालाल शास्त्री है। बाकी तो अपना 7वां चरण मुख्य है, मेन तो वही है, हीरालाल, ठीक है, हीरालाल शास्त्री। इसका बस इतना ही याद रखें, ठीक है। अब हम बात करेंगे 7वें चरण की। 7वां चरण बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण ये कि 7वां चरण सबसे बड़ा भी है और जरूरी भी है। जरूरी है क्योंकि आखिरकार इतने लंबे समय बाद 7 चरण बहुत होते हैं। अभी तो 8 साल का वक्त है ना, बहुत होता है। मैंने पहले शुरू में बताया था कि बहुत लंबा समय है, 8 साल का सफर जो है बहुत लंबा समय। अब आखिरकार 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो अजमेर, एक आबू पर्वत और एक सुनील टप्पा, वो भी राजस्थान का हिस्सा बन गए, ठीक है। पहले सुनील टप्पा कहाँ जा रहा था, एमपी के अंदर। अभी मैं आपको बताऊंगा एमपी में कौन सा गांव जा रहा था, एमपी से कौन सा आया है, कौन सा गया है, ठीक है। तो जब आखिरकार 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो अजमेर, आबू पर्वत और जो सुनील टप्पा था वो भी अब राजस्थान का हिस्सा बन गए थे। राजस्थान अब पूर्ण रूप से एक हो चुका था, उतनी देर नहीं था, लेकिन अब राजस्थान पूर्ण रूप से एक हो चुका था। अब मैं बस ये याद रखना था कि 7वें चरण में क्या क्या हुआ, कौन कौन सी जो रियासतें वो शामिल की गई थी, क्योंकि 7वें चरण में बहुत कुछ हुआ था, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं 7वें चरण की, जिसका नाम क्या रखा गया था, राजस्थान संघ। पीरियड समय 1 नवंबर 1956, ठीक है। राजस्थान संघ 1 नवंबर 1956 को। अब याद रखें इसमें रियासतें कौन सी थी, याद रखें, मैं एक बार आपको बता देता हूँ इसकी रियासतें। अब याद रखिए एक तो जो 6 चरण है टोटल वो कौन से, एक तो आगे 6 चरण प्लस, अब याद रखिए इसके अंदर कौन कौन से शामिल, एक तो सिरोही कर लिया, एक जो आबू दिलवाड़ा था वो कर लिया, और एक सी श्रेणी का जो अपना जो अजमेर और मेरवाड़ा था ना वो भी अब शामिल हो चुका है। कौन कौन से, एक तो हो गया आपका एक तो हो गया सिरोही प्लस आबू दिलवाड़ा और प्लस एक हो गया आपके आबू दिलवाड़ा सिरोही, एक जो सी श्रेणी का जो अपना राज्य था ना वो हो गया जिसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा, क्योंकि वो पहले ब्रिटिश था, तो सिरोही, आबू दिलवाड़ा प्लस और सी श्रेणी का राज्य। पर याद रखिए ये जो सी श्रेणी का राज्य थे ना, जिसके हम बात करें अजमेर मेरवाड़ा, ये जो अजमेर मेरवाड़ा है ना इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना, जैसे कि जो अजमेर मेरवाड़ा जो एमपी का जो सुनील टप्पा गाँव है ना वो गाँव
कोटा में मिला लिया गया। किस में मिला लिया गया? कोटा के अंदर। कौन सा गांव? सुनील टप्पा। वो पहले किसका हिस्सा था? कोटा का। कहीं कहीं नाम अलग आ सकते हैं। जो सुनील टप्पा गांव है ना, सुनील टप्पा, वो कहाँ मिला लिया गया? उसको ऐड कर दो आप कोटा के अंदर। और जबकि सुनील टप्पा ऑफिशियल गांव कहाँ का था? तो वो था आपका एमपी का। एमपी का गांव था सुनील टप्पा, लेकिन 7वें चरण के अंदर 1 नवंबर 1956 के अंदर एमपी का सुनील टप्पा गांव कहाँ मिला लिया गया? कोटा के अंदर। और याद रखें, कोटा में मिलेगा, पर झालावाड़ का एक गांव है सिरोंज गांव। कौन सा गांव है? झालावाड़ का। अब ये अपना राजस्थान का गांव है, एक झालावाड़ का गांव है। कौन सा? सिरोंज गांव। वो अब हम किसको देंगे? अब आप इसे प्लस में ऐड करिए एमपी के अंदर, क्योंकि एमपी से हमने क्या लिया है? सुनील टप्पा। किसके लिए लिया है? कोटा के लिए। कोटा में तो ऐड हो गया अपना सुनील टप्पा, लेकिन जो ये झालावाड़ के अंदर, जो झालावाड़ के जो सिरोंज गांव है, वो हमने एमपी को दे दिया। याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। और जो 7वां चरण हुआ राजस्थान संघ, उसी में दिया है, ये भी आप याद रख चुके। अब याद रखिए कि इसके मुख्यमंत्री मैंने बता दिया, रियासत में बता चुका हूँ पहले। 6 के 6 चरण जो हमें पीछे पड़े, एक तो वो, एक सिरोही, आबू दिलवाड़ा, और एक शीश रहने का राज्य अपना कौन सा? अजमेर और मेरवाड़ा। मुख्यमंत्री आप याद, मुख्यमंत्री तो वैसे ही याद रह जाएंगे, और याद रखना भी है मुख्यमंत्री सीएम कौन थे अपने राजस्थान के? मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, ये याद रहेंगे आपको। सीएम कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। अब याद रखिए, अब ये जो चीज़ें ना, ये अपने एग्जाम में आती है, आरपीएससी इनसे सवाल भी पूछती है। याद रखिए, गोकुल भाई जो भट्ट है ना, इनके बारे में इनसे तो सवाल बनता ही बनता है, और कई बार आरपीएससी ने पूछे हैं, हर एग्जाम में पूछता है ये तो। ठीक है, जो गोकुल भाई भट्ट है, वो सिरोही के हाथल गांव से थे। कहाँ से थे? पहले मैं आपको बता रहा हूँ, उनके बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उनका रोल लेना बहुत जरूरी है। गोकुल भाई भट्ट जो है वो सिरोही के हाथल गांव से थे। इन्हें राजस्थान का क्या कहा जाता है? गांधी। किनको कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को। ये बातें आपको 7वें चरण में याद रखनी जरूरी है, क्योंकि इनके साथ में हम पढ़ सकते हैं। गोकुल भाई भट्ट, इन याद रखना, इन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का गांधी। ठीक है, किसको कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट को। कहां से थे? तो ये थे आपके सिरोही से। ये सिरोही से थे कौन? गोकुल भाई भट्ट। क्या कहा जाता है? राजस्थान का गांधी। मैं आपको एक साथ 2-4 नाम और बता देता हूं, ताकि आपको एक साथ याद रहे। जैसे कुछ नाम है जो हमारे राजस्थान में पूछे भी जाते हैं, और याद में रखना। 3-4 नाम है, बस आप याद रखिए। एक तो हो गए आपके वागड़ का गांधी। ठीक है, और एक हो गया आपके गांधी जी के 5वां पुत्र, गांधी जी के 5वां पुत्र। और मैं वो तो बता ही चुका हूँ आपको सिरोही वाले के बारे में। तो एक हो गया आपके चिड़ावा का गांधी। कौन? चिड़ावा। चिड़ावा का गांधी। 3 तो ये हो गए। एक थे आपके सीमांत गांधी। क्या नाम था? सीमांत। ये सारी चीजें मैं आपको एक साथ इसलिए, ये कितनी है? 4 चीजें हैं। ये 4 मैं एक साथ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको भी याद रहे, वरना बार बार नहीं याद रहे। जो वागड़ के गांधी है वो आप सभी को पता है किसको कहा जाता है? वागड़ के गांधी किसको कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को।
और गांधी जी के जो पांचवें पुत्र है, ये तो आप सभी को पता ही है, जवाहरलाल नेहरू को। अब आगरा के गांधी भोगीलाल पांड्या और गांधी जी के पांचवें पुत्र जवाहरलाल नेहरू। पर जो चिड़ावा का गांधी है ना, वो कहा जाता है मास्टर प्यारेलाल को। किसको कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल को। और जो सीमांत गांधी है ना, वो कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान। आप इसको गफ्फार खान लिख सकते हैं, खान लिख सकते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल लगा दीजिए आगे ताकि याद रहे, लगा नहीं, उनका ही नाम है अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, आगे भी खान पीछे भी खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। अब याद रखिए आप कि जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा अमेंडमेंट? 7वां। ये चीज आप 7वां संविधान अमेंडमेंट कब हुआ था? 1956 को, 1956 के अंदर। तो 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 को। ठीक है, ये जब हुआ ना, तो जो राज प्रमुख का पद है ना, या जो महाराज प्रमुख का पद है या राज प्रमुख का पद है, उसको समाप्त कर दिया गया था। किसको? एक तो हो गया आपके राज प्रमुख, या जो उपराज प्रमुख है, महाराज प्रमुख है, इन सारे शब्दों को हटा दिया गया। कब? 7वां संविधान संशोधन 1956 को। क्या हटा दिया गया? राज प्रमुख के पद के बारे में जो पद था ना, उसको हटा दिया गया। इस पद को कंप्लीटली क्लियर कर दिया गया था। कब किया गया था? अगर आप भी जाए ना एग्जाम में कि राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया था, तो 1956। कौन से संविधान संशोधन? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के दिन। तो यहाँ से अब नया, तो सवाल ये उठता है कि तो फिर नया शब्द क्या था? तो नया शब्द था आपके राज्यपाल। ये हो गया आपका नया शब्द। ये पीछे का बैकग्राउंड मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? राज्यपाल से। इनके आर्टिकल्स वगैरह सारे पढ़ेंगे, अनुच्छेद वगैरह, संविधान संशोधन जो भी हुआ सब पढ़ेंगे। लेकिन अब ये याद रखें, 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत राज प्रमुख का पद हटा दिया गया और राज्यपाल के पद की स्वीकृति हुई, या नया पद सृजन हुआ। ये क्या था? नया पद। समझ में आ गई सारी संरचना? ठीक है, अब एक चीज और याद रखें आप, जो ये तो हो गया आपके 7वां संविधान संशोधन, तो इसको मैं हटा रहा हूं। अब याद रखिए, एक हुआ था 26वां संविधान संशोधन। कौन सा हुआ था? 26वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1971, 1971 को। और जो राजाओं के जो प्रति जो पेंशन थी ना, प्रीवी पेंशन, पहले आप लिख लीजिए। एक तो 7वां संविधान संशोधन 1956 को राज प्रमुख का पद हटा दिया गया था। नया पद क्या था? राज्यपाल का। लेकिन जो 26वां संविधान संशोधन हुआ, जो 26वां संविधान संशोधन हुआ 1971 को, उसके अंदर क्या, 1971 को उसके अंदर क्या किया गया कि जो राजाओं को जो पेंशन मिलती थी ना, प्रीवी पेंशन, क्या मिलती थी? प्रीवी पेंशन। अब धीरे धीरे सब होगा, समझे आप? पद हटा दिया। अब बात करते हैं पेंशन की। तो 26वां संविधान संशोधन 1971 को, इसको भी क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। कब? 26वां संविधान संशोधन 1971 के दिन। और अब बात कर लेते हैं कि ये मतलब कौन सी योजना के तहत हटाया गया था। तो याद रखिए, आप इसको भी भूलें नहीं। कौन सी? चौथी पंच वर्षीय योजना, इसके तहत हटाया गया था इसको। अगर आ जाए तो आप बस याद रखें, मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ। जो प्रीवी पेंशन मिलती थी ना राजाओं को, हमने पहले पढ़ा था कि 20 लाख रुपए प्रीवी पेंशन महाराणा भोपाल सिंह ने रखने की शर्त रखी थी। और जो अपने जो राज प्रमुख का पद है वो वंशानुगत करने का भी उन्होंने बोला था। ये उनकी शर्त थी महाराणा की, जो मैंने आपको बताई थी। उनकी शर्त के अकॉर्डिंग 26वां संविधान संशोधन, कौन सा? 26वां संविधान संशोधन 1971 के तहत
और चौथी पंचवर्षीय योजना, इसके तहत क्या कर दिया गया, प्रीवी जो पेंशन मिलती थी ना उनको, उसको क्या कर दिया, हटा दिया गया। और अबू देलवाड़ा के जो राजस्थान में विलय होने के बाद में अबू और देलवाड़ा के जो मतलब विलय हो गए थे उनको जो है सही है, हाँ सही सही 1971 है वो, हाँ ठीक है ना। पर याद रखिए मतलब अबू और जो देलवाड़ा के जो राजस्थान में विलय होने के लिए ना एक जैन मुनि समिति का भी गठन किया गया था। वो एक बार 2-3 एग्जाम में आए थे सवाल, पहले भी क्वेश्चन बने थे और अभी भी अगर आरपीसी चाहे तो कभी भी पूछ सकती है, इसलिए आप याद रखें बस, ठीक है ना। और पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। कब, जब अबू और देलवाड़ा जो है हमारे राजस्थान में मिल चुके थे ना, तब भी एक समिति का गठन किया गया था। कौन समिति थी वो थी आपकी जैन मुनि समिति। और एक जो आपके अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में मिले, जो अगर अजमेर मेरवाड़ा को जब हम राजस्थान में मिला रहे थे ना, तो भी एक कोई शख्स थे जो इसका विरोध कर रहे थे, उसका भी नाम है, आप याद रखें। जब हम अजमेर, एक तो हो गया अपना अजमेर क्योंकि ये सी श्रेणी के राज्य थे, और एक हो गया अपना मेरवाड़ा। जब हम इसका विलय राजस्थान में कर रहे थे ना, तो जो हरिभाऊ उपाध्याय है ना, वो विरोध कर रहे थे कि नहीं इनको ना मत मिलाओ। कौन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे हरिभाऊ उपाध्याय। आप बस याद रखें ऐसे ही, ताकि बस दिमाग में लिखने की मुझे आवश्यकता नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। जैन मुनि समिति का गठन जो है अबू देलवाड़ा के मिलाने के बाद में किया गया था, या मिलने के उपरांत किया गया था, वो किसी भी याद रख सकते हैं आप। और जो जब अजमेर और मेरवाड़ा को राजस्थान में मिला रहे थे, तब हरिभाऊ उपाध्याय ने विरोध किया था, ठीक है। अब जब जयपुर और जो जैसलमेर है ना रियासत, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, ये भी आप याद रखें। राजस्थान की 2 रियासत ऐसी जिन्होंने भाग लिया ही नहीं था, एक तो थी आपकी जयपुर, एक थी आपकी जैसलमेर। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था, ठीक है। दोनों रियासतों ने, याद रखें, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। और मैंने पहले ही बोला था, एक और है, एक तो थे वो आपके चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा, और एक विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए थे, ये भी सवाल बनते हैं, क्योंकि अपना राजस्थान है, कुछ भी पूछ सकते हैं सवाल, ठीक है। और याद होने भी चाहिए। 7 चरण आपको कंप्लीट, ये 7 चरण उन्हीं के अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हैं। विलय पत्र मतलब जो सर्वप्रथम है ना हस्ताक्षर किसने किए थे विलय पत्र पर, तो वो किए थे आपके बीकानेर के थे सारदू सिंह। क्या नाम था, बीकानेर के नाम सारदू सिंह। आपको याद है कब किया गया था, बस इतना याद रखिए, वो किया गया था 7 अगस्त, ठीक है। इस दोनों चीज़ों को याद रखिए आपको। एक तो चंद्रवीर सिंह ने क्या बोला है, और एक बीकानेर के थे सारदू सिंह, जिन्होंने 7 अगस्त 1947 को सबसे पहले साइन किए थे, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने इंतजार नहीं किया, ये सबसे अच्छे थे। सबसे पहले साइन मतलब हस्ताक्षर कर दिए थे, गए थे। सबसे पहले साइन किसने, सारदू सिंह ने। कब किया गया था, 7 अगस्त 1947 को, सही है ना, हाँ। सबसे पहले इन्होंने किया था, सबसे पहले सारदू सिंह ने किया था। किसने किया था, सबसे पहले किया था सारदू सिंह ने। लेकिन सबसे एक और है जिसने सबसे अंत में भी किया था, 14 अगस्त 1947 को, हाँ। बीकानेर के जो शार्दुल सिंह है ना, हाँ, 7 अगस्त 1947 को। और सबसे अंत में जो हस्ताक्षर किए थे वो थे आपके धौलपुर के उदयभान सिंह ने। कब, 14 अगस्त को। सही है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कब किया था, 14 अगस्त को। इन्होंने कब किए थे, 14 अगस्त 1947 को। लास्ट में किसने, धौलपुर के थे उदयभान सिंह। एकीकरण में मैं पढ़ा चुका हूँ। अब बात करते हैं कि जो सबसे बड़ी रियासत है, हमारा एकीकरण समाप्त होने वाला है, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें ना एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो और कुछ थोड़े से बता देता हूँ। जो मतलब महत्वपूर्ण है वो क्योंकि उनकी दृष्टि से सवाल भी पूछे जाते हैं। एक तो आपकी जो सबसे बड़ी रियासत थी, बस इतना रियासत,
अब एक तो थी आपके सबसे बड़ी, एक थी आपके सबसे छोटी, और एक थी आपके जो सबसे प्राचीन या जो पुरानी। ठीक है, ये रियासत है, सबसे बड़ी रियासत है क्षेत्र के अनुसार, वो थी आपकी मारवाड़। कौन सी थी? सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़। क्षेत्र के अनुसार याद रखना, क्षेत्रफल। ठीक है, और जो सबसे छोटी थी ना वो थी आपकी शाहपुरा। कहाँ से? भीलवाड़ा, शाहपुरा। ये थी आपकी सबसे छोटी। सबसे जो पुरानी रियासत है, प्राचीन, आपको ये तो याद रहेगी। मेवाड़ सबसे पुरानी थी, ये थी आपकी सबसे पुरानी। तो तीनों चीजें याद है। सबसे बड़ी थी मारवाड़, सबसे छोटी शाहपुरा, और सबसे पुरानी मेवाड़। एक जो रियासत है वो सबसे नवीन है, ये भी याद रखें। अगर पुरानी याद रखिए तो नवीन भी याद रखें। वो थी आपकी झालावाड़। ठीक है, तो सबसे पुरानी मेवाड़ और सबसे नई झालावाड़, ये हो गए आपके। अब जो ये नवीन बनी, तो ये कब बनी? तो ये 1838 में बनी थी। कब बनी थी? 38 के अंदर। और 1838 ये मैं लिख देता हूँ ताकि आप माइंड में रहे। 1838 के अंदर बनी थी, एक याद रखें। और एकमात्र रियासत जो अंग्रेजों ने बनाई वो टोंक थी, ये भी याद रखें आप। एकमात्र रियासत जो अंग्रेजों ने बनाई, एकमात्र रियासत जो अंग्रेजों ने बनाई। ठीक है, एकमात्र रियासत कौन सी थी? टोंक। किसने बनाया था? अंग्रेजों ने। और एकमात्र मुस्लिम रियासत भी आपको पता ही हो तो यही है, मुस्लिम रियासत। और टोंक की क्या, एक तो ये हो गई और एक और है। ठीक है, मुस्लिम रियासत भी कौन सी है? टोंक। एक और है जाट रियासत, बताने की आवश्यकता नहीं है, जाट रियासत। ये कौन सी आपकी? जाट। वो थे आपके भरतपुर और धौलपुर, ये दो रियासतें कौन सी थी? जाट रियासतें। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो बस आपको याद रखना है कि ये चीजें कब 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 हुई है। धन्यवाद। आज के लिए भी बस इतना ही पढ़ेंगे, और अब हम कल से शुरू करेंगे राजस्थान की पॉलिटी। जो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? राज्यपाल से। हम शुरुआत करेंगे राज्यपाल से हम शुरू करेंगे, कंप्लीट पढ़ेंगे। और हमारी जो सारी क्लासेज है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल JR इंस्टीट्यूट के अंदर जाइए, और प्लेलिस्ट में आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल करवा दी जाएगी। हम कोई भी टॉपिक बाकी नहीं रखेंगे, क्योंकि पटवारी के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए। और अगर आपको और भी कोई सब्जेक्ट की जो है क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपको वो भी प्रोवाइड करवा देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप हमें कुछ कहना चाहते हैं या हमसे कुछ कहना कि आप ऐसे पढ़ाओ वैसे पढ़ाओ, तो आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं, क्योंकि आप हमें बताएंगे तभी तो हमें मालूम पड़ेगा ना कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। तो आप हमें बता सकते हैं कि सर ये थोड़ी सी दिक्कत है, ये थोड़ी सी दिक्कत, तो आप हमें बता सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखते रहिए JR इंस्टीट्यूट। थैंक यू, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।